हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर करियर गाइडेंस के इस सेशन में। आज हमारे साथ है श्रीमान नरेश जी माली, जिन्होंने हाल ही राजस्थान में जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है 2022 उसमें 38 रैंक L2 साइंस में से हासिल किए। साथ ही ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी रहे हैं। तो आज इसके करियर सेशन में अपन इनसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से एनसीईआरटी है और आरबीएससी की जो बुक है वो कंपटीशन एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पहले हम इनका सामान्य सा परिचय लेंगे कि इनकी शैक्षणिक तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। तो धन्यवाद पंकज जी, मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम नरेश कुमार है और मैं सीधी जिले से रहने वाला हूँ। मेरी जो प्रारंभिक 10वीं तक की पढ़ाई है वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। 11-12 की जो पढ़ाई है वो आदर्श विद्या मंदिर सिरे से हुई है और इसके आगे मैंने बीएससी है वो गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से की है। मैं अपने जो सफलता है इसके लिए जो अहम जो रोल रहा है वो मैंने जब से मैंने गणित और विज्ञान जो महत्वपूर्ण दो सब्जेक्ट होते हैं उसका रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने जो पढ़ाई पहले से करता आ रहा हूँ कि जो भी मैं जिस टॉपिक को पढ़ता था तो उस जैसे साइंस का ही कोई एक टॉपिक ले लीजिए तो उसको एकदम पूरा रट कर की बजाय उसको समझकर मैं पढ़ना अच्छा लगता था। मतलब उसके अंदर कुछ भी जैसे टॉपिक है उसको प्रयोग करके भी मैं समझ सकता था। जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है वो जो समझ में नहीं आता था तो मैं ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म है उस पर भी जाके उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे मैं वीडियो देख के उसको समझ लेता था। और अभी जो वर्तमान के जो सारे कॉम्पिटिटिव पैटर्न्स जो एग्ज़ाम्स लग रहे हैं उसके अंदर जो अभी की जो एनसीईआरटी जो बुकें है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसके अंदर सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो पुटअप हो जाते हैं। जैसे अभी हाल ही का जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम लगा था उसके अंदर 11-12 के जो फिजिक्स की जो एनसीईआरटी की जो बुकें आती है उसके अंदर से सीधे सीधे क्वेश्चन पुटअप किए गए थे। तो मेरे हिसाब से जो भी बच्चा है जो अभी से 11-12 कर रहा है तो वो अपने पढ़ाई को लेकर मतलब ऐसे नहीं कि केवल परसेंटेज को ही अपना महत्वपूर्ण माने कि किसी भी तरीके से रट कर ही अपन आगे जीवन में सफल हो सकते हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो रट कर की बजाय अगर समझेगा, हर एक टॉपिक को अपने हिसाब से क्लियर करते हुए आगे चलेगा तो उसको आगे ज़िंदगी के अंदर जो वास्तविक जो कॉम्पिटिटिव जो फील्ड है उसके अंदर वो कभी असफल नहीं होगा। अगर मान लीजिए वो अगर रट कर पढ़ाई करता है तो उसको वापस जो 11-12 और जो छठी से 10वीं तक की जो सारी एनसीईआरटी की किताबें होती है उसको वापस दूसरी बार पढ़ना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये महत्वपूर्ण बात यही है कि अब जो अभी जो बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में, तो अपने आगे को अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो मेरे हिसाब से उसको अभी से ही वापस दोबारा ना पढ़ना पड़े। इसलिए जो एनसीईआरटी और आईबीएससी की जो अभी जो बुकें चलती है उसको एक बार अच्छी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट है वो वहाँ से क्लियर कर ले ताकि आगे आने वाली दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और बिना मैं अगर मेरी बात बताता हूँ तो मैंने अभी तक की जो एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उसको अदर गाइड की अपेक्षा पहले उसको प्राथमिकता दी थी। मतलब जो भी एनसीईआरटी की जो एक लाइन है उसको मैंने अपने हिसाब से उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। तो मुझे अभी जो वर्तमान के अंदर जो मेरी जो कंपटीशन की जो अध्यापक भर्ती है उसके अंदर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदा मिला, क्योंकि मुझे वो वापस दोबारा पढ़नी नहीं पड़ी। अगर मैं उसको रट के अगर समझ लेता और या ऐसे ही निकाल देता तो मुझे अभी वर्तमान में ये जो भर्ती परीक्षा है उसके अंदर बहुत दिक्कत आती। क्योंकि मैंने अभी देखा है और ये मैंने खुद ही अनुभव किया है कि अभी सीधे सीधे जो क्वेश्चन आते हैं वो किसी गाइड से ना आकर सीधे सीधे अपने जो बुकें जो चलती है जो गवर्नमेंट की एनसीईआरटी बुकें है वहाँ से सीधे सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर किसी भी प्रश्न पर अगर विवाद भी हो जाए तो जो ऑथेंटिक जो है वो एनसीईआरटी किताबों को माना जाता है। मेरे हिसाब से मैंने बहुत नीट की एग्ज़ाम में भी देखा है कि जो बायोलॉजी का जो जो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन भी आते हैं तो वो 11-12 की बुक है उसके आधार पर ही कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी का रोल तो बहुत ही शानदार है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो भर्ती परीक्षा है उनमें सीधे सीधे एनसीईआरटी से सवाल पुटअप
किए जाते हैं। अब वो जो सारे सवाल है ये कब हल हो पाएंगे, जब अपन एनसीईआरटी को प्राथमिकता दे। एनसीईआरटी को लगातार अपन 1 से 2 बार एनसीईआरटी बुक को अपन रिवीजन करेंगे, साथ में उसको पढ़ेंगे, तो क्या है, आगे जाकर अपन को प्रतियोगिता परीक्षा की जब अपन तैयारी करेंगे तब अपन को एनसीईआरटी वापस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब साथ ही साथ जैसे बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, वो बोर्ड एग्जाम के टाइम में जैसे किस प्रकार से वो रिवीजन करें, किस प्रकार से उनको अपने जो पूरा जो सिलेबस है उसको समराइज करें, और मतलब किस प्रकार से वो अपने साथियों की हेल्प ले सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन है इस वगैरह में। सर आप क्या कहना चाहेंगे कोच? जी सर, मैं सर एक बात, मैं मेरा जो बैकग्राउंड है वो साइंस बैकग्राउंड से है। तो मैंने जो पढ़ाई अभी तक जो साइंस के अंदर की है, वो जैसे ही मैंने अभी बताया कि एनसीईआरटी बुकें हैं, उसको पढ़ने के साथ ही अपने खुद के सेल्फ हैंड रिटन जो अपने खुद के नोट्स होने चाहिए, ताकि जब भी ये बोर्ड का जब एग्ज़ाम पास में आता है तब रिवीजन करने के अंदर इसका बहुत ही मतलब एक अलग ही फ़ायदा मिलता है। क्योंकि उस समय जब एग्ज़ाम के टाइम में इतना अपने पास समय नहीं होता कि अपन उस पूरी किताब को कवर कर पाए, इसलिए फिर अपने जो नोट्स जो हाथ के लिखे हुए होते हैं, तो अपन को एक अंदाज़ा लग जाता है कि हर एक पेज के ऊपर अपने क्या लिखा हुआ है, और एक उस पेज की लाइन को देखते ही अपन को ये पूरा अपन को समझ में आ जाता है कि ये टॉपिक यहाँ पर अपने क्या समझा था, और रिवीजन में इसका बहुत ही एक अलग ही फ़ायदा मिलता है। तो जैसे इस सर ने आपको बताया कि जैसे अपन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हर एक मतलब पूरा पेज अपन ने पढ़ लिया, साथ साथ में पूरा चैप्टर पूरा कर लिया। अब चैप्टर पूरा करने के बाद अपन साथ साथ में उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या होगा कि जब एग्जाम आएगा तब अपन लगभग एक दिन में एक बुक को कम से कम 1 से 2 3 बार अपन रिविजन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम में अपन जब रिटर्न में लिखेंगे तब अपन को भूलने की समस्या नहीं आएगी। और तो सर आप एक ये बताइए कि जैसे किस प्रकार से अपन, बहुत से बच्चे होते हैं वो क्या घर पर उनको काम भी होता है, साथ साथ में कुछ अदर घर की एक्टिविटी, जो लड़कियां वगैरह होती है उनको साथ साथ में घर का भी काम करती है, और उसके साथ साथ भी वो पढ़ाई भी करती है। तो कंपटीशन एग्जाम में भी जैसे आप पहले सर्विस वगैरह में थे, तो किस प्रकार से जो मैनेजमेंट होता है टाइम का, कि एक साथ में अपन दूसरा काम भी करें और उसके साथ साथ में पढ़ाई भी करें, तो वो मैनेजमेंट का अपने बच्चों को थोड़ा सा बताइए। जी सर, अगर अपन मान लीजिए आगे पढ़ाई जारी कर रहे हैं और अगर अपने साथ कुछ ऐसा कुछ काम करते हैं जिसके अंदर अपना कुछ टाइम वहाँ जा रहा है, तो अपन अपने हिसाब से जो बाकी का जो टाइम अपने पास उपलब्ध है, उस टाइम को अपने एक टाइम टेबल बना लीजिए कि मैं हर एक काम के लिए मेरे पास 24 घंटे है, तो इसके अंदर 6 घंटे मेरे पर्याप्त नींद के लिए होने चाहिए, और बाकी के जो टाइम है उसके अंदर जैसे मेरे अपन जिस काम को करते हैं उसके अलावा जो बाकी का जो समय बच रहा है उसके अंदर अपना एक दैनिक जीवन का जो जिस तरीके से व्यक्तिगत अपना टाइम टेबल होता है उसको एक बार टाइम टेबल बना के, और अपने जहाँ पे भी पढ़ाई जो स्टडी रूम होता है उसके ऊपर चिपका दीजिए, ताकि फिर अपन को पता रहता है कि और जो दिन का जो इतने भी घंटे हैं उसके अंदर जैसे 2 घंटे है किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिर उसके अगले जो टाइम है उस इसी प्रकार डिवाइडेशन करते हुए अपन को पढ़ना है, ताकि इससे अपने आगे आने वाली पढ़ाई और अच्छे से हो पाएगी, और आगे जितनी जल्दी है उतना अपन ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। और सर जैसे अपने आपने अभी जो थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि जैसे साथ साथ में अपन पढ़ रहे, तो आपने क्या मतलब सेल्फ स्टडी अकेले ही रह के की थी यार, जैसे कोई 2 3 दोस्त वगैरह आप साथ में से पढ़ाई करते थे, या फिर अकेले रूम पर करते थे, या लाइब्रेरी जाते थे वगैरह? मैंने जो अपनी जो अधिकतर पढ़ाई है वो सेल्फ रूम पे ही की है, परंतु जो भी मैंने जिस टॉपिक को पढ़ा या जिस जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके लिए मैंने जो डिस्कस करने के लिए अपने जो साथ में जो तैयारी करने वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस टॉपिक को मैंने डिस्कस किया, जिससे क्या होता है कि मान लीजिए जिस टॉपिक को मैंने पढ़ा है उसी टॉपिक को अगले वाले ने भी पढ़ा है, मैं जिस टॉपिक के बारे में जितना जानता हूँ वो उसके पूछता हूँ और वो भी मुझे पूछता है, तो मुझे मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे पॉइंट है, ऐसे कुछ बातें हैं जो उस टॉपिक के बारे में मुझे नहीं पता हो, तो वो जब वो प्रश्न पूछता है तो अपन को उस टॉपिक के बारे में पता चल जाता है कि कहाँ कमी रह गई है। हर तो बार जैसे किसी कोई चीज अपन को समझ में नहीं आई तो वो अपन को नई चीज समझ में आ जाती है हाँ, उस टाइम। इससे अपन को फायदा ही मिलता है, क्योंकि जो टॉपिक के अंदर अपन को जो कमी रह जाती है वो फिर ग्रुप डिस्कशन है या अपने जो भी फ्रेंड्स है उससे करने से अपन की वो कमी है वो दूर हो जाती है। तो जैसा कि सर ने बताया ग्रुप डिस्कशन के बारे में, तो आप भी जैसे बोर्ड एग्जाम वगैरह है
तो उसमें आप ग्रुप डिस्कशन को मतलब जैसे अपने एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो उसके 1 महीने पहले लगभग रेगुलर नहीं, जबकि मान लो किसी 1 महीने में एक बार, जैसे आपका जो फ्रेंड सर्कल है जो पढ़ाई कर रहा है उन सबको अपन बैठ के साथ में डिस्कस करते हैं किसी भी मतलब मान लो कोई भी टॉपिक है। अब उस टॉपिक के ऊपर दो बच्चे हैं, अब उसने भी उसको अपने लेवल पे पढ़ा है और उसने भी अपने लेवल पे पढ़ा है। अब जब दोनों डिस्कस करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो एक लड़के को पता होगा और एक को नहीं होगा, तो नई चीज़ सीखने को मिल जाएगी। और एग्जाम टाइम में ये बहुत ही हेल्प करता है कि वो कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने अंदर। ठीक है, तो आज का सेशन अपना यही तक, और बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि सर यहाँ पर पधारे हैं। तो ऐसे ही हम आपके लिए और से सेशन लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।